Hi students, तो टुडे आई एम बैक विद अ न्यू पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, लास्ट डे को हम पढ़े थे कि रेजिस्टेंस कौन सा फैक्टर में डिपेंड करता है और रेजिस्टिविटी कौन से वाले फैक्टर में डिपेंड करता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस को अगर सीरीज या फिर पैरेलल में रख दे तो क्या होगा। ठीक है, चलो अभी शुरू कर देते हैं ये वाला पार्ट। तो रेजिस्टेंस एंड सीरीज देख लो, रेजिस्टेंस एंड सीरीज। तो अभी सीरीज किसको बोलते हैं? तो हमेशा याद रखना, सीरीज मतलब क्या, एक के टेल में, एक रेजिस्टेंस के टेल में अगर दूसरा का हेड रख दो, एक रेजिस्टेंस के टेल में दूसरे रेजिस्टेंस का अगर हेड रख दो तो उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। देखो कैसा होता है, देखो समझ लो ये वाला एक रेजिस्टेंस, ठीक है, एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ पे इसका हो गया हेड, यहाँ पे हो गया इसका टेल। अभी मैंने अगर इसके एंड में और एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया तो देखो ये वाला जो रेजिस्टेंस है R2, उसका हेड पोर्शन है ये और उसका टेल पोर्शन है ये। समझ में आया? तो ये हो गया तुम्हारा टेल हेड कनेक्शन या फिर हेड टेल कनेक्शन, जो कुछ भी तुम बोल सकते हो। ठीक है, और एक रेजिस्टेंस में रख देता हूं, समझ लो कि R3 है, हेड टेल कनेक्शन हो गया मेरा। तो ये तीन रेजिस्टेंस हो गया मेरा सीरीज में। याद रखना है कि हेड और टेल का कनेक्शन होना चाहिए रेजिस्टेंस में। ठीक है, हेड और हेड का नहीं होना चाहिए, हेड और टेल का, एक का टेल दूसरे के हेड में मिलना चाहिए। तो इसको कहते हैं हम रेजिस्टेंस इन सीरीज। हम क्या निकालेंगे कि अगर मैंने 3-4 इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो कोई भी अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस हो, उसको हम अगर सीरीज में रख दे तो उसका टोटल या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा। तो समझ लो मैं यहां पर एक बैटरी को कनेक्ट कर देता हूं, कनेक्ट कर दिया मैंने बैटरी को या फिर सेल, जो भी बोलो तुम लोग। समझ लो इसका पोटेंशियल है V, समझ गए। अभी यहां पर मैंने एक स्विच को दे दिया, ठीक है, कनेक्शन हो गया है मेरा। अगर इस यहां पर तुम करंट को मापना चाहते हो तो एक एमीटर भी सेट कर सकते हो। लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था कि एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा, इसका भी टेल के साथ एमीटर का हेड कनेक्शन। देखो इसका टेल के साथ एमीटर का हेड कनेक्शन, तो टेल हेड का कंटिन्यूएशन हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो एमीटर कनेक्ट करने से यहाँ पर तुम्हारा करंट निकल जाता है। समझ में आया? अभी देखो कि ये जो पर्टिकुलर बैटरी है एक पर्टिकुलर करंट को निकालेगा, लेट इट बी आई। बैटरी को इसी काम का है ना, जब भी एक स्विच को ऑन करो बैटरी से क्या निकलता है, करंट या फिर चार्ज निकलता है, पॉजिटिव एंड से निकलता है, वो जाता है और रिटर्न करता है नेगेटिव एंड से। अभी तुम्हें देखना है कि ये वाला जो जंक्शन है यहां पर जाकर ये जो करंट है उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, वो इधर ही से जाना पड़ेगा और कोई भी रास्ता उसके पास नहीं है। तो समझ गए कि ये वाला जो करंट है वो हर एक पर्टिकुलर रेजिस्टर से ट्रेवल होने ही वाला है। कोई भी रेजिस्टर से ये करंट स्किप नहीं कर सकता, हर एक रेजिस्टर से ये वाला करंट ही जाएगा। तो एक चीज हमेशा याद रखना है, तुम्हारा पूरा जो रेजिस्टर में सीरीज और पैरेलल का जो भी न्यूमेरिकल्स आए उसमें याद रखना है, कोई भी सीरीज कनेक्शन में, लिख लेना ये बात, ठीक है, कोई भी सीरीज कनेक्शन में करंट का जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। सीरीज कनेक्शन में करंट का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो चेंज क्या होता है, देखो चेंज क्या हो रहा है। देखो अभी समझ लो, ये जो समझा रहा हूं ये वाला अच्छे से समझ लो कि जब मैं यहां पर एक करंट को पास करूंगा, समझ लो इस करंट में चार्ज हो गया तुम्हारा 100 कॉलम चार्ज। इस करंट में जो चार्ज है हमको क्या पता है कि करंट इक्वल्स टू Q/T, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज जा रहा है, समझ लो ये जो करंट है वो 100 कॉलम का चार्ज ले रहा है यहां से। ठीक है, बैटरी से वो निकाल रहा है 100 कॉलम का चार्ज। तो अभी देखो जब R1 से ये वाला चार्ज जाएगा 100 कॉलम का चार्ज, तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, इस चार्ज को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। रेजिस्टेंस का काम ही तो ऑब्स्ट्रक्शन है ना। मैंने लास्ट दिन को समझाया था कि तुम एक प्रोटेस्ट में फंस गए, तो जब जाओगे प्रोटेस्ट से अंदर से जाओगे, तुम कोई भी प्रोटेस्ट या रोड जैम से तुम जाओगे तो तुम्हें ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा, टाइम खर्च होगा तुम्हारा। ठीक है, तो इधर भी सेम ही हो रहा है, 100 कॉलम का चार्ज इधर से जा रहा है, तो ये जो R1 रेजिस्टर है वो इसको क्या करेगा, ब्लॉक करने का कोशिश करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा। सीधा बात, ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा। तो इधर से जब 100 कॉलम जाएगा पर यूनिट टाइम में, इधर से ये 100 कॉलम चार्ज कितना, इतना पूरा 100 कॉलम तो निकल नहीं सकता, यहाँ पे कुछ चार्ज क्या थोड़ा सा धीमा हो जाएगा। जब ऑब्स्ट्रक्शन फेस करेगा 100 कॉलम चार्ज का वैल्यू थोड़ा सा धीमा हो जाएगा। समझ लो यहाँ पर 90 कॉलम निकल गया, समझ लो 90 कॉलम निकला है यहाँ से। सिमिलरली इधर जब जाएगा ये रेजिस्टर भी इसको ब्लॉक करने का कोशिश करेगा, तो 90 कॉलम चार्ज यहाँ पे जाके 80 कॉलम बन जाएगा। याद रखना है, ठीक है, 80 कॉलम। देखना बाद में मैं क्या समझा रहा हूँ, ये वाला देखना, ठीक है, पहले ये वाला देखो फिर बात का देखना क्या होता है। ठीक है,
80 कॉलम जब इधर से निकलेगा समझ लो 70 कॉलम। तो हर एक रेजिस्टर में कुछ कुछ चार्ज रोक के रखा है, ठीक है। लेकिन अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को माने या फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को माने, दोनों सेम ही है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को माने, तो पूरा सिस्टम में चार्ज का वैल्यू कांस्टेंट रहना चाहिए। समझ में आया? पूरा सिस्टम में चार्ज का वैल्यू कांस्टेंट रहना चाहिए। मतलब कि जितना चार्ज यहां से घुस गया है इधर से, वो उतना चार्ज निकलना ही चाहिए। 100 कॉलम चार्ज इधर से घुसा है, इधर से क्या 100 कॉलम चार्ज ही निकलना चाहिए। 70 कॉलम से काम नहीं चलेगा तुम्हारा। लेकिन पर यूनिट टाइम में ये जो चार्ज निकल रहा है उसका वैल्यू 90, 80, 70 ऐसा करके घटता जाएगा। समझ में आया? क्योंकि ये वाला रेजिस्टर, ये वाला रेजिस्टर, ये वाला रेजिस्टर उस चार्ज को रोकना चाहता है, हमेशा उसको ऑब्स्ट्रक्ट करना चाहता है। लेकिन तुम अगर थोड़ा सा टाइम दो, ये 90 कॉलम नहीं रहेगा, ये 100 कॉलम ही बन जाएगा। पहले 90 कॉलम, पर यूनिट टाइम में 90 कॉलम ही निकला था, लेकिन जब थोड़ा सा टाइम दोगे पूरा 100 का 100 कॉलम ही आएगा, क्योंकि यहां से कोई भी लॉस हम कंसीडर नहीं कर रहे। एक्चुअल सर्किट जो होता है उसमें लॉस हो जाता है, चार्ज का लॉस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर सर्किट हम ड्रॉ करते हैं इन फिजिक्स, जो भी सर्किट पकड़ो अभी क्लास 11 और 12 के लिए, हर एक सर्किट को हम आइडियल केस मानते हैं। समझ लिया? आइडियल केस मतलब कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है उस सिस्टम में। तो सिस्टम में अगर एनर्जी लॉस ना हो तो थोड़ा सा टाइम देने से 100 कॉलम ही यहां से निकलेगा, इधर से भी ये 100 कॉलम निकलने वाला है। हाँ, देर लगेगा लेकिन आ जाएगा वो। समझ में आया? देर लगेगा लेकिन आ जाएगा। मतलब कि पर यूनिट टाइम में अगर पकड़ो तो वैल्यू घटेगा, लेकिन ओवरऑल टाइम में वो सेम ही निकलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? देखो, पर यूनिट टाइम में अगर मैंने पकड़ा तो चार्ज का वैल्यू डिक्रीज होता है, ठीक है। तो मतलब कि यहां से और यहां से जो पोटेंशियल का वैल्यू देखो, 100 कॉलम 90 कॉलम, मैंने बोला था पोटेंशियल मतलब कितना चार्ज वो स्टोर कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में। तो यहाँ पे 100 कॉलम हो गया, यहाँ पे 90 कॉलम, तो वैल्यू कितना है? 10 का वैल्यू है। समझ लो, ये एग्जांपल में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। 70 और इसको मैं 30 बना देता हूँ, ठीक है। तो यहां से 100 और 90 कॉलम मतलब क्या? 10 पर्टिकुलर कॉलम को वो पकड़ के रखा है अभी तक, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे अगर पोटेंशियल निकालोगे, यहाँ पे चेंज कितना हुआ है? 10 का चेंज, पोटेंशियल 10, ठीक है, 10 का चेंज हो गया। समझ लो, ये पोटेंशियल मैंने V1 दे दिया। पोटेंशियल तो पता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में क्या चार्ज स्टोर कर रहा है, इस पर्टिकुलर जंक्शन और इस पर्टिकुलर जंक्शन में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उसको हम पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस समझ लो, ये वाला V1 है। सिमिलरली यहां से यहां पे 20 पर्टिकुलर चार्ज को पकड़ के रखा है। मान के चलो 20 पर्टिकुलर चार्ज, सेम भी हो सकता है, लेकिन मान के चलो अभी 20 पर्टिकुलर चार्ज को वो पकड़ के रखा है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल निकलेगा वो V2 और इधर पे जो पोटेंशियल निकलने वाला है वो V3। समझ में आया? लेकिन अगर तुम ओवरऑल टाइम में पकड़ोगे कि पूरा जो टाइम ये पर्टिकुलर स्विच ऑन किया हुआ है, उस पर्टिकुलर टाइम में यहां से जो 100 कॉलम निकला है, सबसे 100 कॉलम ही निकलेगा। टाइम लगेगा लेकिन निकलेगा, लेकिन पर यूनिट टाइम में वो वाला वैल्यू चेंज हो जाता है, ठीक है। इतना चार्ज एक बार में जाने, मतलब ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एक बार में वो वाला चार्ज जाने नहीं देता, इसीलिए पोटेंशियल का वैल्यू वहां पे चेंज हो जाता है। हर एक रेजिस्टर में डिफरेंट पोटेंशियल का वैल्यू निकल जाएगा। समझ में आया? और मैंने ये पोटेंशियल ऐसे क्यों दिखाया? क्योंकि हमको पता है कि पोटेंशियल जब भी मापो वो वाला हमको मापना पड़ता है वोल्ट मीटर के साथ, और वोल्ट मीटर हमेशा तुम्हें पैरेलल में ही लगाना पड़ेगा। आज उसका आंसर मिल जाएगा क्यों पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है। उसका आंसर आज मिल जाएगा, देखना लास्ट में तुम लोग खुद समझ जाओगे क्यों हम लोग पैरेलल में ही लगाते हैं वोल्ट मीटर को। तो समझ लो, ये V1 है, ये V2 है, और यहाँ पे और एक वोल्ट मीटर लगा दिया, उसका वैल्यू हो गया V3। समझ में आया? तो 3 पर्टिकुलर वोल्ट मीटर में 3 पर्टिकुलर पोटेंशियल निकल गया, ठीक है। तो ये बात भी याद रखना है कि सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है, लेकिन पोटेंशियल का वैल्यू हमेशा चेंज होता है। ये दो पर्टिकुलर जिसने याद कर लिया, ये दो पर्टिकुलर पॉइंट जिसने याद कर लिया, कभी भी सीरीज के प्रॉब्लम में कोई भी नहीं अटकने वाला। हर एक सम को तुम इजीली कर सकते हो अगर ये दो वैल्यू, ये दो पर्टिकुलर जो मैंने प्रॉपर्टीज लिखा है सीरीज का, ये अगर याद हो कि करंट कांस्टेंट रहेगा लेकिन पोटेंशियल हमेशा चेंज होगा सीरीज में, क्योंकि चार्ज एक बार में वो रिलीज नहीं करेगा, ठीक है। थोड़ा सा चार्ज को ऑब्स्ट्रक्ट करना चाहेगा। समझ में आया? अभी चलो इन दोनों फैक्टर को यूज करके टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालता हूं, ठीक है। तो चलो पहला चीज देखो, हमको क्या पता है कि ओम्स लॉ, जैसे मैंने रेजिस्टर ले लिया तो मैं ओमिक रेजिस्टर ही लूंगा यहाँ पे, ठीक है। नॉन ओमिक नहीं लेने वाला, क्योंकि नॉन ओमिक से ये पर्टिकुलर ओम्स लॉ यूज नहीं होगा, और हमारा जो सम्स या फिर जो
न्यूमेरिकल्स है जो इनमें वो सॉल्व नहीं होने वाला नॉन ओमिक से, ठीक है। तो ओमिक रेजिस्टेंस मैंने ले लिया, ओम्स लॉ वहां पर यूज कर सकते हैं। ओम्स लॉ क्या बोला गया था ओम्स लॉ में कि V इक्वल्स टू आई आर, याद है ना कि पोटेंशियल और करंट प्रोपोर्शनल है और प्रोपोर्शनल साइन को हटाने से रेजिस्टेंस आता है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है यहाँ से तुमको देखना है कि यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है। हमेशा याद रखना कि टोटल रेजिस्टेंस कोई भी सीरीज या पैरेलल में निकालना हो तो तुम्हें सिर्फ देखना है क्या चेंज हो रहा है, कांस्टेंट कौन रह रहा है वो नहीं देखना है, कौन चेंज हो रहा है। यहाँ पे चेंज हो रहा है क्या, पोटेंशियल चेंज हो रहा है। तो यहाँ से मैं पोटेंशियल का वैल्यू निकालूंगा हर एक पर्टिकुलर रेजिस्टर में। जैसे कि R1 रेजिस्टर में फॉर R1 पोटेंशियल का वैल्यू V1 इक्वल्स टू IR1 हो जाएगा, क्योंकि I करंट ही इसमें जाएगा, हर एक रेजिस्टर में I करंट ही जाने वाला है और कोई रास्ता नहीं है उसके पास। लेकिन V1 तो चेंज हो गया ना, ये तो कोई एक चार्ज तो स्टोर कर लेगा किसी टाइम के लिए, ठीक है, फिर ये चार्ज को छोड़ देगा, ठीक है। तो V1 का वैल्यू हो गया IR1। सिमिलरली अगर तुम R2 के वैल्यू निकालो, R2 का पोटेंशियल निकालो, वो हो जाएगा IR2, और V3 का वैल्यू निकालो, वो हो जाएगा IR3। समझ में आ गया? इतना पार्ट समझ में आया कि नहीं? देखो अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में दे दो कि मुझे ये पार्ट समझ में नहीं आया, मैं फिर से समझाऊंगा ये बात, ठीक है। चलो अभी देख लो ये जो V1 V2 V3, ये जो V1 V2 V3, ये जो पोटेंशियल को क्रिएट कर रहा है, किसके कारण? ये पूरा जो सर्किट है उसमें कौन सा वाला एलिमेंट ऐसा है जिसके कारण ये पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है? अच्छे से देख लो, ये पोटेंशियल किसके लिए क्रिएट हो रहा है? ये जो चार्ज आ रहा है उसके अंदर, इसके लिए तो क्रिएट हो रहा है ना। और चार्ज सप्लाई कौन कर रहा है? ये बैटरी। तो बैटरी का जो पोटेंशियल है, दिस इज द पर्टिकुलर वैल्यू व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल, ये जो V का वैल्यू है, ये जो पोटेंशियल ऑफ द बैटरी है, ये ही रेस्पॉन्सिबल है फॉर क्रिएटिंग ऑल दिस थ्री पर्टिकुलर वोल्टेज। ये अगर नहीं रहा तो ये वोल्टेज का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। मतलब कि इसका अगर तुम V का वैल्यू निकालो तो ये V1 प्लस V2 प्लस V3 निकलने वाला है। तीनों का पोटेंशियल मिला के बैटरी के इक्वल ही होने वाला है, ज्यादा कभी नहीं होगा, कम भी कभी नहीं होगा। कम क्यों नहीं होगा? ये तीनों का समेशन, क्योंकि हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को मान रहे हैं यहाँ पे। और ज्यादा क्यों नहीं होगा? वो भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही मान रहे हैं, इसीलिए, ठीक है। ज्यादा या कम नहीं होगा क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर मान रहे, आइडियल सर्किट पकड़े, तो यहाँ पे जो तीनों का वैल्यू समेशन होगा वो इसका पोटेंशियल का इक्वल ही होने वाला है, उससे ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं, ठीक है। अगर मैंने अभी यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दिया, जैसे कि V का वैल्यू हो गया तुम्हारा IR, समझ में आया? V1 का वैल्यू हो गया IR1, यहाँ का वैल्यू IR2, यहाँ का वैल्यू IR3। अगर मैंने I को कॉमन ले लिया, दोनों साइड में I को मैंने एलिमिनेट कर दिया, तो R का वैल्यू निकल रहा है R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर यहाँ पर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो गया, जैसे कि मान लो ये पर्टिकुलर जो रेजिस्टेंस है चल ही रहा है, ठीक है, ये ऐसा रेजिस्टेंस चल ही रहा है, R4 करके चल ही रहा है, तो यहाँ पर भी तुम्हें सिर्फ समेशन को बढ़ाना है, बस खत्म। तो ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है, इससे तुम R इफेक्टिव या फिर टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हो फॉर ए पर्टिकुलर सर्किट इन सीरीज। ओके, अगर तुमने अभी पूछ लिया कि R इफेक्टिव एक्चुअली होता क्या है, इन सबका टोटल होता क्या है, तो R इफेक्टिव मतलब ये जो वैल्यू निकालना, ये जो समेशन करके मैंने निकाला ये पर्टिकुलर वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है R इफेक्टिव का? तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर तुमने ये जो तीन पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पहले से पकड़ के रखा है, उसको अगर हटा दोगे और सिर्फ एक रेजिस्टेंस तुम लाओगे जिसका वैल्यू होगा R इफेक्टिव, तुम जो ये समेशन करके निकाल रहे हो ना, इसको अगर यहाँ पे पुट कर दो, तो पहले का जो तीन पर्टिकुलर रेजिस्टेंस था, वो जो भी चेंज दिखाएगा सर्किट में, जो भी चार्ज स्टोर करेगा, जो भी पोटेंशियल दिखाएगा, सब वैल्यू, सब कुछ ये पर्टिकुलर R इफेक्टिव भी दिखा सकता है इक्वल अमाउंट में। समझ में आया? तुम अगर इन तीनों को चेंज करके, जैसे मान के चलो तुम्हारे घर में तीन पर्टिकुलर फैन या फिर तीन पर्टिकुलर लाइट है, ठीक है, मैक्सिमम तुम्हारा पूरा कॉर्नर एकदम पूरा, मतलब कोई भी कॉर्नर डार्क नहीं है रूम का, ठीक है, हर एक कॉर्नर में वो रोशनी दे रहा है, ठीक है। अगर इन तीनों लाइट को चेंज करके ऐसा एक लाइट ले आओ जो सेम काम कर सकता है, तो उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस। समझ में आया? सबको रिप्लेस करके एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस दे दो, वो अगर वो तीनों का काम एक साथ कर सके तो उसको हम बोलते हैं टोटल या फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा सीरीज में रेजिस्टेंस का वैल्यू। ओके, ये वाला तुम नोट कर दो।
ये वाला फॉर्मूला नोट कर लो, बहुत काम में आने वाला। चलो अभी दूसरा वाला हम अभी पैरेलल का निकालेंगे। हमेशा याद रखना है कि सीरीज में करंट वैल्यू कांस्टेंट रहता है और वोल्टेज का वैल्यू तुम्हारा चेंज हो जाता है। अभी आ जाओ पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है बाबू, पैरेलल में क्या होता है, चलो जानना तो पड़ेगा। अभी साइंस ग्रुप लिए हो तो ये सब तो जानना ही पड़ेगा तुम्हें। अगर मैंने तीन पर्टिकुलर रेजिस्टेंस अभी पैरेलल में ले लिया, जैसे ये मान के चलो ये R1 R2 और R3, ठीक है, R1 R2 और R3 पैरेलल में ले लिया, इनको एक बैटरी के साथ सिमिलर सर्किट बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे एक स्विच को क्लोज करके रख दिया, तो बैटरी से करंट निकलेगा। अभी देखो क्या होगा यहाँ पे, जब ये जो करंट है ये जब इधर आएगा, इसके पास तीन पर्टिकुलर रास्ता हो गया, इसके पास तीन पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गया जहां से ये निकल सकता है। अभी सोचो, एक एग्जांपल सोचो। अच्छा मेरा वीडियो चल रहा है कि नहीं देखता हूँ पहले। अच्छा चल रहा है, चलो। तो अभी एक एग्जांपल सोचो, जैसे कि मान लो तुम घर से जा रहे हो तुम्हारे स्कूल में, तीन रास्ता है तुम्हारा घर से जाने रहे, या फिर तुम्हारा होम हो गया और तीन पर्टिकुलर रास्ता है स्कूल में जाने के लिए। यहाँ पे तुम्हारा स्कूल, ठीक है, तीनों से तुम स्कूल जा सकते हो, तीनों से जा सकते हो। अभी तुम देख रहे हो कि एक पर्टिकुलर रास्ते में रोड जैम हो गया, यहाँ पे रोड जैम है, यहाँ पे तुम्हारा प्रोटेस्ट चल रहा है, रास्ते में प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत मिसिल चल रहा है वहां पे, और ये जो रास्ता है पूरा क्लियर कट रास्ता है, एकदम कोई भी तामझाम नहीं है, इससे इजीली तुम जा सकते हो। तो कौन सा वाला रास्ता तुम लोगे? हाँ वो तो सही है, तुम यही रास्ता तुम लेने वाले हो, जो पर्टिकुलर रास्ते में कम पर्टिकुलर ऑब्स्ट्रक्शन होगा, वही रास्ता तुम लेना चाहोगे, ठीक है ना। सिमिलरली जब करंट यहां पर आता है, जो रेजिस्टेंस, इनमें से जो रेजिस्टेंस सबसे कम होगा उसमें से ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट निकलने वाला है। जिसमें कम अमाउंट ऑफ, जैसे मान के चलो कि R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3, तो यहां से जो करंट निकलेगा इसका वैल्यू हो जाएगा ऐसा कि R3 जो सबसे कम रेजिस्टेंस है उसमें सबसे ज्यादा करंट वहां से निकलने वाला है, ठीक है। मैं कुछ प्रॉब्लम करके दिखाऊंगा अभी, जैसे ये पर्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन है उसको यूज करके कोई भी प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम हो गया, या फिर करंट कितना जा रहा है वो पैरेलल सर्किट में, ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी यूज करके तुम निकाल सकते हो। वो मैं प्रॉब्लम करके बाद में दिखाऊंगा कैसे होता है, ठीक है। अभी सिर्फ ये वाला समझ लो कि जितना रेजिस्टेंस रहेगा उतना कम करंट जाने वाला है उससे, ठीक है। अभी मतलब कि इन तीनों डायरेक्शन में R1 R2 R3 का वैल्यू सेम नहीं है, तो करंट का वैल्यू भी सेम नहीं होगा, जिसमें ज्यादा रेजिस्टेंस उसमें कम करंट, ठीक है। अभी करंट तो निकल गया, करंट तो यहां से निकल गया, यहां से निकल गया। अभी इधर जब आएगा तीनों करंट यहां पे आके I1 I2 और I3 तीनों करंट यहां पे आके एक साथ मिलके, कनेक्शन में एक साथ मिलके टोटल करंट I बनाने वाला है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे, फिर से बोल रहा हूँ, हम यहाँ पे आइडियल के सिचुएशन पकड़ रहे हैं कि कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है, कोई भी चार्ज यहाँ पे लॉस नहीं होता है, तो जितना करंट बैटरी से निकलने वाला है उतना ही घूम के यहाँ पे आने वाला है। इसीलिए ये जो पर्टिकुलर पॉइंट हम पकड़ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के खातिर, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट पकड़ रहे हैं हम लोग कि I जो करंट जा रहा है इस जंक्शन से, I करंट ही आएगा, उस कारण तीनों में पोटेंशियल सेम रहने वाला है। देखो एक एग्जांपल जरी दिखाता हूं मैं। जैसे कि पहला वाला केस है, जैसे कि I करंट यहाँ पे समझ लो 100 कॉलम ऑफ चार्ज दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया डिफरेंट रेजिस्टर में, डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। समझ लो यहाँ पे ज्यादा अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस है, कम चार्ज आएगा। जैसे कि मान के चलो 20 कॉलम यहाँ से चला गया, 30 कॉलम यहाँ से चला गया, रह गया 50 कॉलम इधर से जा रहा है। लेकिन सब यहाँ पे जाके मिलेंगे ना, यहाँ पे जाके मिलेंगे तो इधर से जो निकलेगा वो 100 कॉलम चार्ज ही निकलेगा। इनका समेशन निकालो, 100 कॉलम चार्ज ही यहाँ पे निकल रहा है। मतलब कि ये जो रेजिस्टेंस है उसका हेड और इसका जो टेल पोर्शन है 100 और 100 निकल रहा है, ठीक है। इसका जो हेड और टेल पोर्शन है यहाँ पे भी 100 और 100 निकल रहा है। यहाँ पे जो हेड और टेल पोर्शन है इधर से भी 100 जाके लास्ट में 100 ही बनने वाला है। इसीलिए तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस देखो 100 अगर इधर से घुसा उधर से भी 100 ही निकलेगा, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में सेम रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस कब होता है? जब एक वायर के दोनों एंड में दो अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, जैसे कि सीरीज में हो गया था। देखो अभी सीरीज का अच्छे से समझोगे, जैसे कि सीरीज का हो गया R1 R2, तुम 100 कॉलम चार्ज अप्लाई करोगे, इस जंक्शन में 90 आ जाएगा,
उस जंक्शन में समझ लो 70 आ जाएगा, तो इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इससे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तुम 100 कॉलम अप्लाई करोगे, चार्ज जाएगा डिफरेंटली, लेकिन आखिर में वो आके एक साथ मिल के फिर से 100 कॉलम ही बना लेगा। तो एंड टू एंड कनेक्शन में जब देखोगे वैल्यूज ऑफ चार्ज सेम रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में इक्वल, समझिए तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल रहने वाला है, ठीक है। अभी तो तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल रहने वाला है, मतलब कि मैंने अगर यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया, अभी समझे कि वोल्ट मीटर को क्यों पैरेलली ही लगाना पड़ता है, क्योंकि पैरेलल में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो इन तीनों में भी अगर मैंने पैरेलली एक वोल्ट मीटर लगा दिया तो उसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस एक ही दिखाएगा, समझ लो V। मतलब कि मैं ये समझ रहा हूं कि ये जो पर्टिकुलर पैरेलल है उसमें पोटेंशियल का वैल्यू चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट रहने वाला है, और करंट का वैल्यू चेंज होगा। ये दो पर्टिकुलर पॉइंट याद रखना है, अगर तुम्हें जॉइंट में अच्छा करना है तो ये दो पर्टिकुलर पैरेलल का याद रखना हमेशा, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो पैरेलल का, ठीक है। मैं दिखाऊंगा कैसे बाद में, अभी ये वाला समझ लो पहले, ठीक है। चलो अभी चल के हम निकालेंगे यहां से टोटल चार्ज या इफेक्टिव चार्ज, जो इन तीनों को रिप्लेस करके आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, हमेशा देखना है कौन सा वैल्यू चेंज हो रहा है, उसको नजर में रखना है, कौन सा वैल्यू चेंज हो रहा है, जो कांस्टेंट है उसको नजर में नहीं रखना है। तो यहाँ पे आई चेंज हो रहा है तो आई को नजर में रखना है। हमको ओम्स लॉ जो अप्लाई करते हैं उससे पता चलता है कि V इक्वल्स टू आई आर, तो यहां से I का वैल्यू निकलता है V बाई आर, समझ में आया। तो तुम अगर I1 का वैल्यू निकालोगे वो हो जाएगा V बाई R1 इस वाले पर्टिकुलर रजिस्टर में, I2 का वैल्यू निकालोगे तो V बाई R2, I3 का वैल्यू निकालोगे तो V बाई R3, क्योंकि पोटेंशियल का वैल्यू सेम रहता है तीनों में, तो तीनों में भी, समझ में आया। अभी देखो ये जो I1, I2, I3 ये तीनों कहां से निकला है, कहां से निकल रहा है, वो वाला सब कुछ ये I से निकलने वाला है, ठीक है। ये जो I अमाउंट ऑफ करंट है वही डिस्ट्रीब्यूट होकर ये तीनों बना रहा है, मतलब कि ये जो I है वो इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 निकलने वाला है, ठीक है ना। यही इन तीनों को बना रहा है, तो इन तीनों का समेशन अगर निकालोगे तो I ही निकलेगा, समझ में आया ना कि 100 कॉलम गया था, 100 कॉलम ही निकलने वाला है वहां से, तो तीनों का समेशन I ही निकलने वाला है। तो इन I की जगह पे अगर तुमने V बाई आर रख दिया, I1 के जगह पे V बाई R1 रख दिया, और यहाँ पे तुम खुद ही समझ लोगे क्या मैं रख रहा हूँ यहाँ पे। अभी कॉमन लेके अगर एलिमिनेट कर दोगे V को, फॉर्मूला एक निकलने वाला है कि R1 बाई आर इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखना है फॉर ए पर्टिकुलर पैरेलल कनेक्शन, समझ में आया। ओके, तो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल रहा है वो ये निकलेगा। सीरीज का है डायरेक्ट समेशन करता हूँ, पैरेलल का रेसिप्रोकल करके समेशन करता, समझ में आया। तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स करेंगे इन सीरीज और पैरेलल को मान के, ठीक है। चलो अभी प्रॉब्लम डिस्प्ले होगा, पहले रिवाइंड करो, थोड़ा सा जान लो इसे, ठीक है। चलो ये पहले वाला प्रॉब्लम बहुत इजी है, देखो क्या बोला गया कि फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, क्या बोला गया, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस व्हेन, पहला केस है स्विच इज ओपन, दूसरा केस है स्विच इज क्लोज। तो पहला केस हम करते हैं स्विच इज ओपन, तब क्या होगा। तो स्विच अगर ओपन रहे, देखो जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जॉइंट में टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी जितना जल्दी हो सके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। जब स्विच ओपन होगा तो क्या होगा, तो हम एक करंट को अप्लाई करके देखते हैं इसे, ठीक है। करंट जब जाएगा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, करंट जो जा रहा है इधर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो हमेशा याद रखना है करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बोलते हैं इसको, ठीक है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है। तो इतना भी मतलब मुश्किल नहीं है मेथड, ठीक है। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या है कि इसमें बोला गया कि करंट अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो वो पैरेलल में हो गया, बस खत्म। करंट अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो वो पैरेलल में है, जो भी रेजिस्टेंस जो भी कैपेसिटर रख दो वो पैरेलल में है, अगर डिस्ट्रीब्यूट ना हो तो सीरीज में है, बस, ठीक है। तो इधर देखो, इधर में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है I1 और I2, तो मतलब कि क्या, ये जो वायर है तुम्हारा, ये जो वायर हो गया और ये जो वायर हो गया, ये दोनों वायर पैरेलल में हो गया, ठीक है। तुम अगर नाम दे दो इसका, कि इसको मैंने मान के चला, ये भी CD मान के चला, इधर में मैं मान के चला ये वाला EF, तो CD और EF जो है, CD और EF जो है पैरेलल कनेक्शन। लेकिन अभी मुझको बोला गया कि स्विच ओपन है। स्विच ओपन मतलब क्या, इधर से करंट आने नहीं वाला है, कोई भी करंट इधर में नहीं आएगा,
ठीक है, तो इधर में नहीं आने वाला क्योंकि इधर में एक ब्रेकेज पॉइंट है, इधर से ट्रेवल नहीं कर सकता करंट। ठीक है, तो जो कोई भी वायर में करंट ट्रेवल नहीं कर सकता तो वो वायर में करंट आने ही नहीं वाला, समझ लिए। तो ये वाला जो पर्टिकुलर वायर है तुम उसको एलिमिनेट कर देते हो। ठीक है, एलिमिनेट अगर कर दिया तो तुम्हारा बहुत इजी हो गया, ये पर्टिकुलर वायर और ये पर्टिकुलर वायर हो गया पैरेलल में। लेकिन ये जो 6 और 12 है, ये जो I1 जा रहा है ये तो दोनों में जाएगा ना, इधर से भी I1 निकलेगा, इधर से भी I1 निकलेगा, तो ये दोनों, मैंने क्या बोला था कि I कांस्टेंट रहेगा, सीरीज में I कांस्टेंट रहने वाला है, मैंने बोला था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीरीज में ये जो करंट यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, इधर से भी I1 इधर से भी I1, तो दोनों में करंट कांस्टेंट रहेगा, तो ये दोनों सीरीज में हो गए। सिमिलरली यहाँ पे भी I2 और I2 ही ट्रेवल करने वाला है दोनों में, तो इधर में भी क्या, दोनों में करंट कांस्टेंट रहेगा, तो मतलब कि ये दोनों सीरीज में आ गए, समझ में आया। तो अभी सीरीज का अगर प्रॉब्लम करो तो 6 ये जो दो पर्टिकुलर वैल्यू है, रेजिस्टेंस इफेक्टिव इन सीडी, ठीक है, उसका हम लोग सीरीज में कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट प्लस कर देते हैं, बहुत इजी। सिमिलरली EF में अगर निकालोगे तो इसमें भी डायरेक्ट प्लस कर दो, 12 + 6 वाला सेम वैल्यू। ठीक है, तो अभी क्या करना है, जब भी तुम ऐसा वाला प्रॉब्लम करो, जो कोई भी सर्किट का वायर को तुम सॉल्व करो, वो वाला पोंछ देना है वहां से। ठीक है, जैसे कि ये तो सॉल्व कर लिया, इसको तुम रब करके यहाँ पे एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को रख दो, कितना होगा उसका वैल्यू 80, उसका जो इफेक्टिव निकला है। सिमिलरली यहाँ पे भी रख दो, बहुत खूबसूरत सर्किट है। ठीक है, तो ये जो दो वैल्यू है वो अभी हो गया पैरेलल में, ये करंट वहां पे डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है I1 और I2, तो ये दो हो गया पैरेलल में। तो जो इफेक्टिव निकलने वाला है उसको कैसे निकाले, उसको पैरेलल में जब भी रहे तो रेसिप्रोकल करके ही लेना है। ठीक है, रेसिप्रोकल करके ही उसका आंसर को निकालना है। तो यहाँ पे कितना निकल रहा है, देखो 18 हो गया तुम्हारा एलसीएम, ऊपर में प्लस करने से 2, तो आंसर क्या निकलने वाला है, इसको अगर मैंने रेसिप्रोकल फिर से कर दिया तो R इफेक्टिव इक्वल्स टू 9 ओम, तो आंसर निकल गया उसका 9 ओम। तो पहले वाला आंसर निकल गया 9 ओम, समझ में आया, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। अभी दूसरा वाला केस देखो, जब सर्किट क्लोज्ड, ठीक है, जब स्विच क्लोज्ड वहां पे, तो क्या, तो देखो फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, याद नहीं है कौन सा वाला रजिस्टर था, फिर भी देखता हूं। तो जितना मुझे पता है 6 और 12, ठीक है, 6 ओम 12 ओम, इधर में था 12 और इधर में था 6। ठीक है, इधर अभी हम क्या कर रहे हैं कि स्विच को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ए और बी, ठीक है, स्विच को हमने क्लोज कर दिया। अभी क्या है, देख, अभी अगर करंट सप्लाई करेंगे तो ये दो फिर से पैरेलल, I1 और I2, तो ये दो फिर से पैरेलल, लेकिन अभी ये जो करंट है वो जाके इस लाइन से भी घुस सकता है, लेकिन इस लाइन में कोई रेजिस्टर है, हमने रखा है कोई रेजिस्टर नहीं ना। तो जब भी कोई लाइन पे रेजिस्टर ना रहे तो डायरेक्टली उसको एलिमिनेट मत कर देना, अगर ये ब्रेकेज पॉइंट हो तो एलिमिनेट करना, अगर रेजिस्टर ना रहे उसको एलिमिनेट नहीं करना, सिर्फ ये दो जो एंड है उसको ज्वाइन करना है बस। ठीक है, इसको एलिमिनेट डायरेक्टली नहीं करना, इस दो पॉइंट को ज्वाइन करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने ये अगर यहां से एलिमिनेट भी करना चाहा तो ये दो पॉइंट जुड़ जाएंगे, ऊपर का दो पॉइंट, नीचे और ऊपर का दो पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर देना है, समझ में आया। तो मतलब कि ये जो करंट है यहां से और यहां से निकलेगा, यहाँ पे जाके फिर से ये आई पकड़ेगा, फिर से यहां से डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, मतलब कि ये दो हो गया पैरेलल, इधर से जाने से ये यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये दो भी पैरेलल में आ गए, समझ में आया, दो भी पैरेलल, मतलब ये चारों एक दूसरे के पैरेलल में आ गए, दो दो के कॉम्बिनेशन पे पैरेलल में आ गए। तो अभी देखो इन दो पैरेलल का वैल्यू, मान लो यहाँ का मैंने 1 दे दिया तो R1 हो गया। ठीक है, कितना रेसिप्रोकल करके, पैरेलल में रेसिप्रोकल ही करना है, कितना निकलता है 12 6 12 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 4 निकल जाएगा, तो रेसिप्रोकल करने से 4 ओम। सिमिलरली अगर ये मान के चलो इसको मैंने 2 दे दिया तो 1/R2 सेम ही तो निकलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे 6 और 12 भी है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 6 और 12 भी है, तो सेम ही निकलने वाला है 4 ओम। लेकिन जब मैं ये पर्टिकुलर जो मैंने सॉल्व किया, मैंने क्या बोला, जो सॉल्व करोगे उसको रिप्लेस करना है, बस उसको तुम रिप्लेस कर देना। जैसे कि पहले वाला पूरा दो सर्किट को सॉल्व करके मैंने निकाला था
कि ये तो सर्किट की जगह पे ये पुट कर दो। सिमिलरली ये तो जो दो पर्टिकुलर सर्किट थे या फिर दो पर्टिकुलर रेजिस्टर थे, उसको भी मैंने सॉल्व करके 4 ओम ही निकाला। अभी ये इन चारों को मैंने रिप्लेस करके इन दोनों से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अभी जब रिप्लेस कर दिया इसको, दोनों का कनेक्शन क्या हो गया उसमें, सीरीज कनेक्शन, एक के पीछे एक, हेड और टेल कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन में आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, डायरेक्टली प्लस कर दो, कौन सा निकल रहा है ना, 8 ओम। समझ में आया? तो बहुत इजी है, जब भी सॉल्व करोगे फिजिक्स का बहुत इजी प्रॉब्लम्स है तुम्हारा ये पर्टिकुलर सीरीज और पैरेलल का, ठीक है। चलो और एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है, और थोड़ा डिफिकल्ट देते हैं। चलो नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम में आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देख, कॉम्प्लेक्स सर्किट, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा कुछ नहीं है इस सर्किट में, ठीक है, बहुत इजी है, बहुत ही इजी। जब तुम पानी पीते हो इससे भी ज्यादा काम कर लेते हो, ठीक है, बहुत इजी है। तो देखो क्या बोला गया कि यहाँ पे पूरा सर्किट डिजाइन किया हुआ है, सिर्फ आर का वैल्यू तुम्हारे पास नहीं है, फाइंड आर, ठीक है, बेसिक सा फाइंड आर। तो कैसे करना है, जैसे जब भी ऐसा कॉम्प्लेक्स सर्किट मिले, जब भी कॉम्प्लेक्स सर्किट मिले तो तुम क्या करना है कि सीरीज और पैरेलल में हमेशा हमेशा अगर तुम सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, हमेशा एंड से शुरू करना है। जहां पर बैटरी या फिर सोर्स रहेगा, जहां पे बैटरी या फिर सोर्स रहेगा, उसके पूरा जो ऑपोजिट एंड है वहां से शुरू करना है तुम्हारा सर्किट सॉल्विंग का प्रोसीजर। समझ में आया? तो ये जो करंट है, पहले करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड देख लेते हैं। ये जो करंट है जाएगा इन तीनों लाइन से, 3 लाइन है उसके पास, तो तीनों से जाएगा वो, ठीक है, हर एक में रेजिस्टेंस है तो तीनों से जाने वाला है, ठीक है। तो मतलब कि ये तीनों जो लाइन है, ये लाइन और ये पर्टिकुलर लाइन, तीनों हो गया पैरेलल में, ठीक है। लेकिन यहां से जो करंट घुस रहा है, इधर से जो करंट 5 ओम से जो करंट घुस रहा है, उसके पास तो और कोई चारा नहीं है, वो इधर से ही जाएगा। समझ लिए कि I1, I2, I3 की I1 घुस रहा है 5 ओम से, वो और एक 5 ओम है, वहां से ही जाने वाला है I1। मतलब कि ये तो हो गया तुम्हारा सीरीज में। तो सीरीज में जब तुम रेजिस्टेंस निकालोगे, बहुत इजी है, सीरीज में जब तुम निकालोगे डायरेक्ट प्लस कर दो, दैट विल गिव यू 10 ओम। और मैंने क्या बोला है, जो कोई भी पर्टिकुलर लाइन तुम सॉल्व कर लो एक बार, उस लाइन को तुम्हें रब कर देना, बहुत इजी, जस्ट रब कर दो उसको। मैंने इसको रब कर दिया। अभी इसके जगह पे मैं क्या करूंगा, सिर्फ एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को लाऊंगा जिसका वैल्यू इसका तो 30 जिसका वैल्यू आर इफेक्टिव के बराबर हो, या ठीक है, इस लाइन में जो आर इफेक्टिव था उसके बराबर हो, ठीक है। अभी आ जाओ इन दो पर्टिकुलर लाइन में। ये जो दो पर्टिकुलर लाइन है वो तो पहले से ये तीनों ही पैरेलल में है, लेकिन मैं ये एक एक करके आता हूँ, ठीक है। तो ये तो जो लाइन है वो क्या पैरेलल में हो गया। तो इसका अगर निकालोगे तुम तो कितना निकलेगा, 1/10 + 1/30, दैट विल गिव मी 30। ऊपर में हो गया है 3 + 1 4/30, ठीक है ना। तो अभी देखो 4/30 कट करने से, अच्छा छोड़ो ये सब, छोड़ो कल की बातें, अच्छा 7.5 हो गया, यहाँ पे 7.5 हो गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये दो पर्टिकुलर लाइन को मैं रब कर देता हूँ। इधर पर्टिकुलर लाइन को मैंने सॉल्व कर दिया, तो ये पर्टिकुलर लाइन को रब हो गया। तो अभी ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है दैट विल बी 7.5। अभी देखो इधर अगर करंट घुसेगा तो ये इस दोनों में ट्रेवल तो करना होगा ना, जैसे I3 और I4। तो ये तो पहले से ही तो क्या थे, पैरेलल में थे, तो पैरेलल में फिर से निकालो क्या होता है, उसको डैश दे दो एक, ठीक है। तो 1/15 + 1/7.5, ठीक है। 7.5 को तुम 15/2 भी लिख सकते हो, ठीक है, 7.5 को तुम 15/2 भी लिख सकते हो। तो यहाँ से अगर निकालोगे दैट विल बी 3, दैट विल गिव मी 5। तो RP डैश का वैल्यू निकलेगा 5 ओम। समझ में आया, 5 ओम। तो मैं अगर ये पर्टिकुलर लाइन और इस लाइन को अगर रब कर दूं और दोनों के जगह पे 5 ओम रख दूं, समझ में आएगा ही, ठीक है। अभी चलो, अभी देखो यहाँ पे जो तुम्हारा सर्किट है वहां पे रेजिस्टेंस कितना है, देखो इधर हो गया 5, इधर हो गया 10, इधर हो गया R। अभी तीनों कैसे वाले कनेक्शन में है, देखो कैसे वाले कनेक्शन में, जो भी करंट पकड़ लो, ये जो करंट है ऐसे घूम के अगर मान लो कि 6 वोल्ट का बैटरी करंट दे रहा है, ये कोई करंट नहीं दे रहा, मान के चलो। तो ये जो करंट ऐसे घूम के इधर से आके इधर पे या नेगेटिव एंड से ये एंटर करेगा, ठीक है ना। तो ये जो करंट है पूरा चक्कर लगाएगा इस सर्किट का, मतलब कि ये तीनों हो गया क्या, सीरीज में। उसको पता है कि जब भी करंट सेम रहे, तीनों रेजिस्टर में सेम करंट जाए, सेम करंट एक ही वायर में
सेम रजिस्टर सॉरी डिफरेंट रजिस्टर में जाए तो वो सब रजिस्टर क्या सीरीज में आ जाता है। सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है, तो करंट यहाँ पे कांस्टेंट रह रहा है 0.2 निकला था, घूम के 0.2 ही आएगा, तो ये तीनों हो गया तुम्हारा सीरीज में। तो यहाँ पे अगर आर इफेक्टिव निकालोगे तो वो निकलेगा ये 5 का वैल्यू, ये आर का वैल्यू, ये हो गया 10 का वैल्यू, ये तीनों को ऐड कर दो दैट विल बी 15 प्लस आर। तो यहाँ से आर इफेक्टिव निकल रहा है और तुम्हारे पास वोल्टेज कितना है देखो, पहले वोल्टेज कितना है तुम्हारे पास, जो वोल्टेज है इधर है 2 वोल्ट, इधर है 6 वोल्ट। पहले देखो इसका कनेक्शन कैसा है, वोल्टेज में ये वाला पर्टिकुलर सम को वो थोड़ा सा ट्रिकी बना देता है। याद रखना है कि वोल्टेज में अगर ऐसा बैटरी का अगर ऐसा कनेक्शन हो कि एक के नेगेटिव में दूसरे का पॉजिटिव का कनेक्शन हो, तो उसका जो वोल्ट होता है उसको हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, ऐड कर देंगे अगर नेगेटिव के साथ पॉजिटिव का कनेक्शन हो। लेकिन यहाँ पे देखो नेगेटिव के साथ नेगेटिव का और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव का, समझ में आया, उल्टा कनेक्शन हो गया। यहाँ पे देखो नेगेटिव पॉजिटिव का कनेक्शन होने से डायरेक्ट प्लस होता है, लेकिन अगर नेगेटिव के साथ नेगेटिव का कनेक्शन हो उसमें डायरेक्ट प्लस नहीं होता है, उसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों को, ठीक है। तो 6 - 2 दैट विल गिव मी 4 वोल्ट, समझ में आया। 6 - 2 सेम कनेक्शन नहीं है, माइनस और माइनस का कनेक्शन है। माइनस और पॉजिटिव का होने से डायरेक्टली प्लस होता है वोल्टेज, लेकिन माइनस और माइनस का होने से वो क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो अभी यहाँ पे करंट दे दिया गया है 0.2 एम्पियर, तो अभी हमको निकालना है इसमें आर का वैल्यू कितना है। तो हमको क्या पता है कि आर का वैल्यू अगर निकालना हो तो ओम्स लॉ यहाँ पे यूज करना होगा, और कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास, और कुछ भी चारा नहीं है, ओम्स लॉ निकालना होगा। तो ओम्स लॉ में हमको पता है कि V इक्वल्स टू आई, और V का वैल्यू यहाँ पे है 4, I का वैल्यू कितना है 15 प्लस सॉरी I का वैल्यू है 0.2 इंटू 15 प्लस R, ठीक है। बहुत बढ़िया सीख रहे हो, बहुत बढ़िया सीख रहे हो, सीखते रहो ऐसे ही, ठीक है। पॉइंट को उठाओ, 10 नीचे आएगा, 2 से कट करो 5 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 20 आ जाएगा, 20 इक्वल्स टू 15 प्लस R। तो R का वैल्यू निकल रहा है 5 ओम, समझ में आया, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो अभी चलो लास्ट वाले एक सम करेंगे, वो बहुत इजी होगा लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी हम करेंगे क्योंकि जॉइंट इंटरेस्ट में इतना इजी देने वाला नहीं है तुम्हें, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम आएगा, ये वाला तुम पहले से रिवाइंड करो और थोड़ा सा सीख लो पहले से, ठीक है। चलो ये वाला लास्ट प्रॉब्लम हम देख लेते हैं, सीरीज पैरेलल का लास्ट प्रॉब्लम हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है इसमें क्या बोला गया, देखो एक पर्टिकुलर बैटरी है, उससे करंट निकल रहा है 2 एम्पियर करंट जा रहा है इन पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के सेटअप से वहां पे और एक रेजिस्टेंस से वहां बाहर, ठीक है, और फिर वो करंट रिटर्न करेगा यहाँ से, ठीक है, वो 2 एम्पियर करंट रिटर्न करेगा, समझ गए। तो आपको निकालना है कि आर का वैल्यू कितना है, ठीक है, आर का वैल्यू कितना है। तो अभी क्या करना है, देखो आर का वैल्यू निकालना होगा तो हम पहले थोड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट को पकड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। हमको ये वाला पता है कि ये जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है, बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, वो सीरीज में है। लेकिन इधर अगर आओगे तो सीधा सीधे समझ में नहीं आ रहा है कौन सा वाला क्या है, सीरीज और पैरेलल कौन सा वाला है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है उसको सेपरेटली पकड़ लेते हैं, ठीक है। चलो सेपरेटली पकड़ के देखते हैं क्या आता है। तो अभी देखो एक पर्टिकुलर लाइन है, अगर तुमने मेरा कैपेसिटर का वीडियो देखा तो तुम्हें अभी के अभी समझ में आ गया होगा कि ये तीनों कौन से वाले पर्टिकुलर सेटअप में है। अगर कैपेसिटर का वीडियो ध्यान से देखा होता, कैपेसिटर में भी सीरीज पैरेलल का कैपेसिटर में ऐसा वाला कनेक्शन किया था मैंने, ठीक है। तो मैंने ये पर्टिकुलर रेजिस्टर को ऐसा सेटअप कर दिया। अभी वहां पर भी मैं यही समझाया कि जब भी ऐसा वाला कनेक्शन हो तो तुम देखो जो करंट आएगा पहले वो 2 पर्टिकुलर लाइन से गुजरेगा, ठीक है ना। अभी देखो ये जो नीचे वाला लाइन है उसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, कोई भी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस नहीं है। तो मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले भी, मैं यही कह रहा था कि कोई भी रेजिस्टेंस नहीं रहने से उसको डायरेक्टली एलिमिनेट नहीं करना है, इसको डायरेक्टली एलिमिनेट मत करो। क्या करोगे, ये जो एंडिंग और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इन दोनों को कनेक्ट करो, मतलब कि ये वाला कनेक्शन ले आके यहाँ पे कनेक्ट करो। सिमिलरली ये पर्टिकुलर वायर को एलिमिनेट करके ये स्टार्टिंग और एंडिंग को कनेक्ट करो। तो कैसा होगा, देखो कैसा होगा कनेक्शन। देखो अगर तुम देखोगे तो ये पर्टिकुलर जो रेजिस्टेंस है इसका नाम, ये जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है ये इधर आ जाएगा, ठीक है, ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस आ जाएगा इधर में, और ये जो पर्टिकुलर रेजिस्टर है ये सॉरी ये जो पर्टिकुलर रेजिस्टर है ये नीचे आने वाला है, ये पर्टिकुलर रेजिस्टर आ गया इधर, और इसको तुम अगर खींचोगे नीचे से अगर खींच के यहाँ पे लेकर आओगे, ये पॉइंट को खींच के तुम इधर लेकर आओगे तो ये 2 ओम नीचे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 2R सॉरी नॉट ओम 2R नीचे कनेक्ट हो जाएगा।
सिमिलरली ये पर्टिकुलर रजिस्टर को अगर ये पर्टिकुलर एंड को अगर तुम यहाँ से खींच के लगाओगे या इस एंड को तुम इधर खींचोगे तो क्या होगा, ये जो 2 ओम है इसके ऊपर आने वाला है, ठीक है। ये 2 ओम को अगर खींचोगे तो ये 2 ओम इसके ऊपर आने वाला है, तो मतलब कि ये 3 ओम नीचे रहेगा और 2 ओम ऊपर आने वाला है। समझ गए? तो ये जो 3 पर्टिकुलर रजिस्टर है वो आ गया हमारा पैरेलल कनेक्शन में। देखो करंट जो भी आएगा, जो भी करंट इससे निकलेगा वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। समझ में? तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 3 रेजिस्टेंस हो गया तुम्हारा क्या, पैरेलल कनेक्शन में। तो पैरेलल कनेक्शन में कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं रेसिप्रोकल करके। तो 6R 2 + 3 + 6 हो जाएगा 11/6R। तो RP का वैल्यू हो रहा है तुम्हारा 6R/11, ठीक है। अभी देखो ये 3 तो तुमने सॉल्व कर दिया ना ये तीनों, तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों को रब करके वहां पे सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस को बिठा दूंगा जिसका वैल्यू होगा 6R/11। अभी तुम देखो ये 6R/11 और 15, ये जो 2 ओम है इससे निकलेगा और इधर से जाएगा, ठीक है ना, और कोई रास्ता नहीं है उसके पास। तो ये दोनों सेम करंट जा रहा है, तो दोनों हो गया तुम्हारा सीरीज में। तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालोगे वो सीरीज में निकलेगा। सीरीज में क्या, डायरेक्टली प्लस होगा। 5R/11 + 6R/11, अगर तुम प्लस कर दोगे तो 11R/11, कट करोगे तो R इफेक्टिव का वैल्यू निकल रहा है R। तो तुम्हारा R इफेक्टिव निकल गया कितना, R। समझ में आया, R निकल गया। अभी देखो लास्ट में तुम्हें एक मिसिंग डाटा निकालना है। तो जब भी पैरेलल सीरीज में मिसिंग डाटा निकालना हो तो ओम्स लॉ, उसके बिना तुम्हारे पास कुछ नहीं है, वो ही भगवान है। ओम्स लॉ में बोला गया V = IR, तो V का वैल्यू हो गया यहाँ पे कितना, 12। I का वैल्यू है 2, R का वैल्यू तो R ही है, तो R का वैल्यू निकल रहा है 6 ओम। समझ में आया कैसे करना है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर मैं खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा कि सीरीज पैरेलल में जब रखे तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालना है और वेरियस न्यूमेरिकल जो भी मैंने किया है अभी। नेक्स्ट देखो बहुत सारे मेथड है, जहाँ बहुत सारे ऐसे सर्किट है जहां पर सीरीज पैरेलल का इजीली तुम यूज नहीं कर सकते, बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट आ जाते हैं ज्वाइंट नेटवर्क्स पे। तो वहां पे हम लोग पैरेलल सिमेट्री, फिर परपेंडिकुलर सिमेट्री, फिर किरचॉफ लॉ, बहुत सारे डिफरेंट मेथड है, व्हीटस्टोन प्रिंसिपल, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट मेथड से ये वाला मतलब ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो कॉम्प्लेक्स सर्किट आ जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट डे को हम थोड़ा स्पेशल केस लेंगे और वो वाला पैरेलल और परपेंडिकुलर सिमेट्री और किरचॉफ लॉ वो वाला थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो अभी पढ़ो अच्छे से, ठीक है, और मेरे वीडियो को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना और अगर पसंद आए तो शेयर कर देना, ठीक है। चलो बाय।